dear son, with the name of Allah, the Merciful, the Beneficent. Today, actually, we have the last class. हमारा थोड़ा सा पंक्चुएशन का कोर्स रहता था, हम उसको करेंगे एडिएसेंट, उसके बाद इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद हम इस कोर्स को एंड करेंगे। लेकिन हम इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि वीक में एक दफा क्लास रख लिया करूंगा, ताकि आपके जो भी इश्यूज हैं हम उन इश्यूज को एड्रेस किया करेंगे। मोस्टली कोशिश मैं करूंगा सैटरडे संडे को 1 घंटे की हम क्लास रखा करेंगे। और आपके मॉक एग्जाम जो हैं, खाली मैंने इस सैटरडे को मैंने इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन के रखा हुआ है कि दे विल कंटिन्यू, इंशाल्लाह इनको हम कंटिन्यू रखेंगे। माय डियर सन, दिस इज द यूज ऑफ हैव फन का यूजेज है। आई हैव रिटन फ्यू वर्ड्स इन द फ्रंट ऑफ यू। मैंने को एजुकेशन लिखा है, इसके बाद डियर सन मैंने रीअपियर का वर्ड लिखा है और इसके बाद मैंने सुसाइड का वर्ड लिखा है। मेरा पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्या को एजुकेशन के दरमियान में, क्या रीअपियर के दरमियान में, क्या सुसाइड के दरमियान में हैफन आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? क्या हम हैफन यूज करेंगे या नहीं करेंगे? जी, आप में से कोई बताएगा मुझे? हैंड रेस करें और बताएं कि क्या को एजुकेशन के दरमियान में हैफन होती है या नहीं होती? एनीवन अमंग यू? जी, फैज बताएं, होती है नहीं होती? अच्छा सर, ये नहीं होगी सर, क्योंकि ये को एजुकेशन है, यहाँ पे एक रूट वर्ड है और दूसरा ये जो को है ये याद होगा डियर सन, बिल्कुल ठीक है। मैंने आपको ये पढ़ाया भी था कि हैफन हैज इट्स ओन यूजेज। हैफन जो है ना, उसके अपने यूजेज हैं और हैफन का सबसे पहला यूजेज ये है, हैफन इज बेसिकली 2 यूजेज। देखो मैंने बेटे उस दिन भी आपको बताया था वी हैव 3 टाइप ऑफ वर्ड्स हमारे ना, 3। एक होते हैं प्रीफिक्स वर्ड। प्रीफिक्स वर्ड वो होते हैं कि एक साइड पे प्रीफिक्स होती है, लाइक को एजुकेशन, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, या एक लफ्ज है रीअपियर, रीगेन, रीअटेम्प्ट। तो जब एक साइड पे प्रीफिक्स हो, दूसरे साइड पे कंप्लीट वर्ड हो या रूट वर्ड हो, तो हैफन इज नॉट रिक्वायर्ड। हमारे दूसरे टाइप ऑफ वर्ड्स जो हम उन्हें कहते हैं सफिक्स वर्ड। ये क्या होते हैं? मडियोसन, सफिक्स वर्ड वो वर्ड होते हैं कि इनके पहले कंप्लीट वर्ड होगा, इनके बाद में सफिक्स होगी। तीसरे वर्ड होते हैं जो कंपाउंड वर्ड होते हैं। कंपाउंड वर्ड्स देखो ना, जैसे कि लफ्ज सुसाइड, पेस्टिसाइड, जेनोसाइड नहीं आएगी। और हमारी आखिरी किस्म ऑफ वर्ड्स की जो किस्म है मॉडर्सेंट, वो किस्म है कि जिसकी दोनों साइडों पे रूट वर्ड होंगे, उधर भी रूट वर्ड होगा, उधर भी रूट वर्ड होगा। जब 2 रूट वर्ड मिलेंगे, ये 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, दे विल मेक अ न्यू वर्ड, ये एक नया लफ्ज बनाते हैं। जैसे देखे ना, सिस्टर इन लॉ, यहां 3 वर्ड रूट वर्ड है, एक्सरे, हाफ अस्लीप। सो दिस इज ओनली यूज, मैंने यहां पे लिख भी दिया है कि ये सिर्फ कंपाउंड वर्ड्स में यूज होता है, ये यहां पे लिख दिया है। अब दूसरा इसका जो यूजेज है ना, मैंने ये भी आपको याद होगा बताया था, और मैंने ये बताया था कि जब आप पेपर में लिख रहे हैं, जैसे पेपर में आपके पास जगह नहीं होती, पूरा लफ्ज नहीं लिख सकते ना, जब आप यहां पे एक लफ्ज लिख रहे हैं ना, जब आप इसको लिखोगे ना वर्ड को, फिर आपके पास जगह नहीं है, आधा लफ्ज आता है, तो मैंने वैसे भी मना कर दिया था आधा नहीं लिखना। अदरवाइज अगर आपने लफ्ज को ब्रेक करना है तो आप लफ्ज को वहां से ब्रेक करें वेयर इज नेचुरल सिलेबल। हम इसको सिलेबल कहते हैं, सिलेबल कहते हैं पार्ट्स ऑफ वर्ड। फॉर एग्जांपल एक लफ्ज है ना ऑलवेज, इसमें 2 सिलेबल है, 2 पार्ट्स हैं, ऑल अलग है और सिलेबल अलग है। तो आप इसको अगर डिवाइड करोगे तो ए एल ऊपर लिखोगे और वेस नीचे लिखोगे। तो ये इसके 2 यूजेज हैं, ठीक होगा। अब नेक्स्ट यूजेज पे आते हैं माय डियर सन, दिस इज कामा। कामा का जो सबसे पहला यूजेज ये है कि दिस इज ऑलवेज यूज अमंग द लिस्ट ऑफ द वर्ड्स एंड द लिस्ट ऑफ द फ्रेजेस। कि जब भी लफ्जों की लिस्ट होगी या फ्रेजेस की लिस्ट होगी, लफ्जों की क्या लिस्ट है कि आई हैव बॉट सम बुक्स, सम पेंसिल, सम नोटबुक्स। तो जब लफ्ज या अगर फ्रेजेस, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूं पुअर इकोनॉमिक ग्रोथ,
मिनिमम जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो अगर लिस्ट ऑफ वर्ड्स होगी, लिस्ट ऑफ फ्रेजेस होगी, तो उनके दरमियान में हम कामा यूज करते हैं। लेकिन आपको याद होगा डियर स्टूडेंट, शुरू में मैंने आपको बताया था कि अगर शुरू में बिल्कुल स्टार्ट में मैंने कहा अगर डियर स्टूडेंट क्लासेस की लिस्ट होगी, दो इंडिपेंडेंट क्लासेस होंगे, तो जब आप उनको मिलाएंगे तो आप वहां पे सेमी कॉलन यूज करेंगे, कॉमा यूज नहीं करेंगे। डियर स्टूडेंट इसका दूसरा यूजेज जो है ना, इसका दूसरा यूजेज होता है, ये हमेशा ईयर से पहले डेट्स में यूज होती है, साल में। और रूल क्या है कि डेट को लिखने के दो तरीके हैं, लेकिन कामा का एक फिक्स रूल है, और कामा का रूल ये है कि कामा ऑलवेज अपीयर बिफोर द ईयर। आपका कामा जो है ना वो हमेशा साल से पहले आता है, ईयर से पहले आता है। देखा ना, हम लिखा टुडे इज March 6। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, डेट और मंथ का कोई इश्यू नहीं है, मैं डेट पहले भी आ सकती है। लेकिन जैसे अगर मैं डेट पहले लिखूंगा तो अब 6 नहीं लिखूंगा, अब मैं 6 लिखूंगा, 6 मार्च। बाद में लिखूंगा, मैं लिखूंगा March 6। लेकिन जैसे अगर मैं इसे पहले लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 6 March 2007। अब आगे मूव करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि जो डेट और ईयर आता है ना, उसमें भी डेट काम आता है, लेकिन काम हमेशा साल से पहले आता है। पहले मंथ का नाम भी आ सकता है, पहले डेट भी आ सकती है। मंथ पहले आएगा तो बाद में लिखेंगे March 6, March 7, March 8, March 9। लेकिन जैसे आप पहले लिखेंगे तो आप लिखेंगे 6 March, 7 March, 8 March, 9 March, 10 March। जैसे इसका तीसरा यूजेज जो है ना, ये बड़ा लिबरल यूजेज है। ये आप पे डिपेंड करता है आप इसको यूज करें या ना करें। वैसे मैं एडवाइस करता हूं ना किया करें तो ज्यादा बेहतर है। ये रूल नहीं है और ना पेपर में ये चीज आती है। हम इसको कहते हैं कामा कैन आल्सो टेल यू वेयर इज अ पॉज इन अ सेंटेंस, कि जब खास तौर पे एक लॉन्ग सेंटेंस होता है ना, एक बहुत बड़ा लंबा सेंटेंस होता है, तो सेंटेंस में पॉज देने के लिए हम इसका यूजेज करते हैं। लेकिन हम लिखते हैं ऑल इज वेल बट नॉट नेसेसरी फॉरगॉटन। तो ये ऐसे भी आ सकता था, ये बट के बाद भी आ सकता था। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था कि ऑल इज वेल बट के बाद भी आ सकता था। इसमें नाम भी यूज करूं तो तब भी ठीक है। पास के लिए दिस इज वेरी लिबरल यूजेज। नंबर 4, माय डियर फ्रेंड, जब आप एक चीज का जिक्र करेंगे और उसी सेंटेंस के अंदर उसी चीज को नेगेट करेंगे तो देन काम आता है। देखो ना, अयूब खान की किताब का नाम है मास्टर कामा नॉट फ्रेंड्स। डियर फ्रेंड, हम इसको कहते हैं कि टू नेगेट प्रीवियसली मेंशन थिंग्स। आपने पहले एक चीज जिक्र किया, अब उसी चीज को दोबारा नेगेट करेंगे ना तो आप कामा यूज करेंगे। मैं हम लिखते हैं कि इज माई फ्रेंड, नॉट वेरी गुड फ्रेंड। देखे ना, हमने एक बात की और उसी बात को दोबारा नेगेट किया। योर राइटिंग एक्सप्रेशन इज वेरी गुड, नॉट द सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स। मैं तारीफ कर रहा हूं, लेकिन अगेन उसमें मैंने एक उसका फ्लॉज भी बता दिया है। तो जब हम एक चीज लिख रहे हैं और उसी सेंटेंस के अंदर अगर हम उसको नेगेट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, तो अगेन माय डियर फ्रेंड वी आर सपोज्ड टू यूज द पास। तो हम पास का यूजेज करेंगे, मीन के कामा का यूजेज करेंगे। अब ये जो यूजेज है ना, दिस इज वेरी टेक्निकल एंड दिस इज वेरी ट्रिकी एज वेल। हम इसको कहते हैं सीरियल कामा भी बोलते हैं, ऑक्सफोर्ड कामा भी बोलते हैं, हम इसे हार्वर्ड कामा भी बोलते हैं। दिस इज वेरी ट्रिकिकल। ये जो यूजेज है ना, दिस इज वेरी ट्रिकी, बड़ा ट्रिकी यूजेज है। देखो डियर स्टूडेंट, हमारे यहाँ एक कंसेप्ट है और हम ये समझते हैं कि हर एंड से पहले काम आता है, हर एंड से पहले काम नहीं आता। अब सपोज करते हैं ये एक जुमला लिखा हुआ है प्लीज ब्रिंग अ पेपर फॉर अकबर एंड अली। मुझे बताएं बेटे, इस सूरत में अगर ये जुमला पहला जुमला लिखा हुआ आपके पास हो, मैं सपोज आपको कहता हूं, बीइंग अ टीचर मैं कहता हूं कि प्लीज ब्रिंग अ पेपर फॉर अकबर एंड अली, क्या आप एक पेपर लाएंगे दोनों के लिए या दोनों के लिए अलग अलग पेपर लाएंगे? एक एक मीन क्या दोनों के लिए एक पेपर होगा? कमेंट्स में लिख दें जवाब। क्या दोनों के लिए एक ही पेपर लाएंगे या दोनों के लिए अलग अलग पेपर लाएंगे? कि जुमला है कि प्लीज ब्रिंग अ पेपर फॉर अकबर एंड अली,
विल यू ब्रिंग 1 पेपर और 2 पेपर? अब देखें ना, यहां पे क्लास में भी अगेन कंफ्यूजन आ रही है, सम आर राइटिंग 1 एंड सम आर राइटिंग 2। देखो बेटे, मैं चलें अब इस सिचुएशन में कन्वर्ट करते हैं। देखो डियर स्टूडेंट, ये देखो अब मेरी जरा अब ठीक है, मैं मुझे देखो ना, अब पूरे कमेंट्स देख लें, कुछ एक कह रहे हैं, कुछ दो कह रहे हैं, सो देयर इज कंफ्यूजन। माय डियर स्टूडेंट, हम एंड से पहले उस वक्त कॉमा यूज करते हैं व्हेन वी वांट टू एड्रेस द कंफ्यूजन। क्या कंफ्यूजन? सपोज करते हैं बेटा, सपोज करते हैं कि मैं किसी ऑफिस में काम करता हूं और मेरा काम है, मेरे ऑफिस का काम है कि ये फूड आउटलेट रेस्टोरेंट के लिए लाइसेंस जारी करना। मैं ऑफिस बैठा हूं, मेरे पास अकबर और रली आते हैं, वो कहते हैं कि सर हमने F10 के अंदर रेस्टोरेंट खोलना है, तो आप हमें लाइसेंस दें। तो मैं कहता हूं आपको एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। तो कहते हैं पेज नहीं है। मैं अपने बंदे को बुलाता हूं और उसको अगर ये लिख के सेंटेंस देता हूं ना, तो प्लीज ब्रिंग अ पेपर फॉर अकबर एंड अली। अगर वो वहां मौजूद है ना, तो सुन रहा है सिचुएशन, तो वो वैसे भी एक पेपर लाएगा। अगर डेसेंट वो मौजूद नहीं है, उसे मैं लिख के दूंगा और एंड से पहले काम नहीं लाऊंगा, तो वो एक ही पेपर लाएगा। वो दोनों, उसे पता है कि दे आर द सिंगल आइडेंटिटी। अब दोबारा मैं बैठा हूं, मेरे पास दोबारा अकबर और अली आते हैं, ये और अकबर और अली हैं। अकबर अली छोड़ देते हैं, अवैस एंड मुश्ताक आते हैं। एक कहता है सर मैं F10 के अंदर खोलना चाहता हूं, एक कहता है F9 के अंदर। तो मैं कहता हूं आप दोनों को अलग अलग एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। और डेसेंट, अगर अब मैं अपने पीएन या अपने स्टाफ को लिख के दूंगा, तो मैं हर सूरत में इस एंड से पहले कामा डालूंगा, और इस एंड से पहले कामा का मतलब ये होगा कि ये दे आर द सेपरेट आइडेंटिटीज, कि उसके लिए अलग पेपर लाओ, उसके लिए एक अलग पेपर लाओ। माय डियर फ्रेंड, हर वक्त नहीं, अगर सेंटेंस के अंदर कंफ्यूजन है। अब एक मिनट आगे सेंटेंस पढ़ते हैं। मैं लिखा पाकिस्तान एंड चाइना हैव रिटन लेटर टू यूएनओ रिगार्डिंग द कश्मीर। आ लेटर आएगा या लेटर्स आएगा? माय डियर फ्रेंड, अगर अगर इस एंड से पहले कामा होता, तो तब ये लेटर्स होता, कि हमने अपने तौर पे लिखे हैं, उन्होंने अपने तौर पे लिखे हैं। लेकिन डियर फ्रेंड, अगर इस एंड से पहले कामा नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि हमने आ लेटर लिखा है और हमने कंबाइन होकर लिखा है। हमने अलग अलग नहीं लिखा, हमने कंबाइन होकर लेटर लिखा है। देखे ना, हार्स एंड कैरेज इज एट माई डोर, बट ये इस आएगा। और यहां पे पता है हार्स एंड कैरेज का मतलब बग्गी है, लेकिन इसमें कामा पहले दूंगा ना, अब मीनिंग चेंज होगा, अब इज नहीं रहेगा, अब आर होगा। इसका मतलब ये है कि डियर शाम का वक्त हो गया है, तो जो बग्गी बांध था, उसने घोड़े को अलहदा कर दिया, बग्गी अलहदा खड़ी हुई है। अब डियर मैं इज नहीं यूज करूंगा, मैं आर यूज करूंगा। तो डियर सिंपल कहने का मकसद, ये कहने का रूल ये है कि आप हर वक्त एंड से पहले कामा नहीं लगाएंगे। आप सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में लगाएंगे, माय डियर फ्रेंड, आप सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में व्हेन देयर वुड बी कंफ्यूजन। अगर आपके सेंटेंस में कंफ्यूजन नहीं है, तो आप नहीं यूज करेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं। बट नेक्स्ट लिखा हुआ है कि माय फेवरेट एनिमल आर टाइगर, डॉग, कैट्स एंड एलिफेंट। तो क्या इस एंड से पहले काम आएगा? नहीं आएगा, इसमें तो कंफ्यूजन ही नहीं है। But isn't when there is no confusion, you are not supposed to use the comma before the end. है ही नहीं कंफ्यूजन। तो सीरियल और हार्वर्ड कामा वो काम होता है कि इफ देयर इज सम कंफ्यूजन इन सेंटेंस, तो आप एंड से पहले कामा लगाएंगे। अदरवाइज डियर कभी भी आप एंड से पहले कामा नहीं लगा सकते। क्लियर हो गया? तो मैंने कामा के, माय डियर स्टूडेंट, आई हैव टॉक्ड अबाउट द 4 यूजेज। मैंने सबसे पहला यूजेज बताया कि ये लफ्जों और फ्रेजेस के दरमियान में आता है। नंबर 2 मैंने कहा डेट और ईयर्स के दरमियान में आता है। तीसरा लिबरल यूजेज है। फोर्थ मैंने कहा जब एक चीज का जिक्र करेंगे आप उसको रिफ्यूट करेंगे। और नंबर 5 मैंने ये बताया आपको कि इफ देयर इज सम कंफ्यूजन इन द सेंटेंस, इन ऑर्डर टू एड्रेस दिस कंफ्यूजन, आप यू आर सपोज टू यूज द सेमीकोलन, यू आर सपोज टू यूज द कॉमा। अगर किसी को क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज करें, ताकि मैं आपको जवाब दे सकूं, देन आई विल मूव फॉरवर्ड। अच्छा, ये बताएं अब्दुल गफार।
अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर मैं ये वालेकुम। पूछना चाह रहा था कि सर ये जो कामा जब आएगा तो फिर सर हम वर्ब को आगे सिंगुलर यूज करेंगे या नहीं एंड के बेटे, बाद कामा फिर आएगा तो प्लूरल वर्ब यूज? प्लुरल होगा। कामा का मतलब दो चीजें हैं। अगर कामा आ गया ना तो वर्ब सिंगुलर नहीं होगा, वर्ब मस्ट बी द प्लुरल। जी सर, थैंक यू सर। क्लियर हो गया? अच्छा, यस। आबिद आप क्वेश्चन करो। सर ये हाइफन के प्रीफिक्स और सफिक्स वाले जरा एग्जांपल्स दे दे सर। मैंने कहा बेटे प्रीफिक्स के एग्जांपल री अपीयर, री अटेम्प्ट। री और अटेम्प्ट के दरमियान में हैफन नहीं आएगी। ओके और सर। सफिक्स की एग्जांपल है बेटे साइड, जो लफ्ज है ना, साइड एक्ट ऑफ किलिंग, सुइसाइड, जेनोसाइड, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, इनके दरमियान में भी नहीं आएगा। ओके सर। अच्छा, मेडिसन, लेट मी मूव फॉरवर्ड। Yes, speech mark. You know that we have two speech mark. हम एक को सिंगल इन्वर्टेड कामास कहते हैं, दूसरे को हम डबल इन्वर्टेड कामास कहते हैं। लेट मी टॉक अबाउट, मैं पहले आपको डबल इन्वर्टेड कामास पे बात करूंगा। मेडिसन, डबल इन्वर्टेड कामास हैज ओनली टू यूजेज। डबल इन्वर्टेड कामास के सिर्फ दो यूजेज हैं। इसका पहला यूजेज डबल इन्वर्टेड कामा ये है कि व्हेन यू विल कोट समवन, अगर आपने किसी को कोट किया तो आप डबल इन्वर्टेड कामास यूज करेंगे। सर सैयद सेज, डबल इन्वर्टेड कामास। तो मैंने रूल नंबर 1 क्या बताया है, सर यू आर सपोज टू यूज द डबल इन्वर्टेड कॉमास व्हेन यू विल कोट समवन। अगर आप किसी को कोट करेंगे तो आप डबल इन्वर्टेड कॉमास यूज करेंगे। और इसका यूज, दूसरा यूजेज ये है, देखें हम कभी भी किसी किताब के नाम को डबल इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखते, किसी पर्सन के नाम को नहीं लिखते। लेकिन रूल नंबर 2 ये है कि अगर किसी किताब के चैप्टर के नाम आएगा, न्यूज़पेपर को नहीं लिखते, लेकिन अगर न्यूज़पेपर के किसी आर्टिकल का नाम आएगा तो डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाएगा। मैंने कहा टू इनक्लोज चैप्टर हेडिंग एंड द टाइटल ऑफ द आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर इटसेल्फ और बुक का नेम जो है वो कभी भी डबल इन्वर्टेड कॉमास में नहीं आता। ठीक हो गया? अब लेट मी मूव फॉरवर्ड। लिसन, ये है सिंगल इन्वर्टेड कॉमास। इट हैज इट्स यूजेज एज वेल। सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के भी चंद यूजेज हैं, और सिंगल इन्वर्टेड कॉमास का सबसे पहला यूजेज ये है तो माय डियर सन, व्हेन देयर वुड बी कोटेशन विद इन द कोटेशन। आप कोटेशन देख रहे हो, कोटेशन के अंदर एक और कोटेशन है। व्हेन देयर वुड बी अ कोटेशन विद इन द कोटेशन, कि जब कोटेशन के अंदर एक और कोटेशन है तो अगेन आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के यूजेज करेंगे। देखो ना, हमने लिखा द कोच सेज व्हेन यू सेड, तो देखे ना, तो क्यों दोबारा सिंगल इन्वर्टेड कॉमास आता है? दूसरा इस वजह से ताकि हमें पता चल सके कि कौन सा इन्वर्टेड कॉमास कहां पे स्टार्ट हो रहा है और कहां पे एंड हो रहा है, कि कौन सा इन्वर्टेड कॉमास कहां पे स्टार्ट हो रहा है, कहां पे एंड हो रहा है। तो तब अगेन हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमास यूज करेंगे। देखा ना, द कोच सेड व्हेन यू से इज अगेन सिंगल इन्वर्टेड कॉमास रादर देन द डबल इन्वर्टेड कॉमास। दूसरा यूजेज क्या है, कमेडिसन, व्हेन यू विल यूज द एलियन वर्ड। ये बड़ा कि ये यूजेज ये है कि जब आप एक जुबान के अंदर दूसरी जुबान का लफ्ज यूज करते हैं, दूसरी जुबान के अंदर अल्फाबेट्स यूज करके, और जो अभी तक लफ्ज इंग्लिश के अंदर अडॉप्ट भी नहीं है। देखो अक्सर आप पढ़ते हो द वर्ड डेमोक्रेसी हैज बीन टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड डेमो, और वो डेमो जो होता है ना, उसके इर्द गिर्द सिंगल इन्वर्टेड कॉमास होते हैं। तो रूल क्या हुआ? इसी तरीके से जैसे अक्सर हम पढ़ते हैं द वर्ड टेररिज्म हैज बीन टेकन फ्रॉम फ्रेंच वर्ड टेरोर। ये जुम्मे वाले दिन अखबार पढ़े ना, लिखा होता है इकरा मीन्स रीड। इकरा के इर्द गिर्द, या ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल नहीं होता तो ये इटैलिक्स में लिखा होता है, और कभी कभार इवन इटैलिक्स भी नहीं होता। इसका कलर जो है ना वो बड़ा डिम हुआ होता है। तो मैंने क्या बताया? मैंने कहा डियर सन, द वर्ड टेररिज्म हैज बीन टेकन फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड, ग्रीक वर्ड सॉरी टेरोर। अब एक और एग्जांपल चले मैं आपको देता हूं बेटे। देखें, जब उर्दू का लफ्ज इंग्लिश में यूज करेंगे ना, इंग्लिश के अल्फाबेट्स के लिए, तो आपने अक्सर देखोगा वो या इटैलिक्स में होता है या सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में होता है। आप तो नहीं इटैलिक्स कर सकते ना, आपको तो हर लफ्ज ही इटैलिक्स नजर आता है। मसलन आज कल की अखबार में लिखा हुआ था कि मिस्टर आसिफ अली जरदारी इज गुरु ऑफ पॉलिटिक्स। और ये लफ्ज गुरु जो था ना, इसके इर्द गिर्द सिंगल इन्वर्टेड क्यों लिखते हैं?
बट इस वजह से लिखते हैं कि अगर कोई इंग्लिश राइटर है, नेटिव राइटर पढ़ रहा है, तो वो इस गुरु का अगर उसको मतलब नहीं आता ना, और सिंगल इन्वर्टेड कामा, तो इसका मतलब है उसको डिक्शनरी में तलाश करने की कोई जरूरत नहीं है, डिक्शनरी में ये लफ्ज एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब मैं 2 दिन पहले ही पढ़ रहा था, वो लिखा हुआ था पेंडित ऑफ पॉलिटिक्स सेज, पेंडित। तो हम जब एक जुबान का, ये अक्सर बेसिकली अरेबिक के वर्ड इंग्लिश में यूज होते हैं जुम्मे वाले दिन, ठीक है, बड़े अक्सर लफ्ज यूज होता है नमाज। नमाज होगा तो सिंगल इन्वर्टेड कामाज होंगे, अगर प्रेयर होगा तो नहीं होगा, क्योंकि प्रेयर तो इंग्लिश का लफ्ज है ना। तो नमाज के इर्द गिर्द सिंगल इन्वर्टेड कामाज का मतलब ये है कि ये इंग्लिश का लफ्ज नहीं है, ये किसी और जुबान का लफ्ज है। और इसका एक तीसरा यूजेज भी है, देयर इज अ थर्ड यूजेज एज वेल, वो अलाउ नहीं है आपको, ये अखबार वाले जरूर करते हैं। वो ये है कि बड़े अगर किसी लफ्ज को उसके रियल नहीं हिडन मीनिंग में तंजन यूज किया जाए ना, तो तब सिंगल इन्वर्टेड कामास यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, पिछले दिनों लिखा हुआ था कि मिस्टर इमरान खान, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, हैज ग्रेट एक्सपर्टीज, और उस ग्रेट एक्सपर्टीज सिंगल इन्वर्टेड कामास में था। दोबारा जुमला तो सुना, लिखा हुआ था द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मिस्टर इमरान खान हैज ग्रेट एक्सपर्टीज इन इकोनॉमिक मैटर्स। उसको क्या पता इकोनॉमिक्स क्या है। ये पिछले चंद दिनों पहले लिखा हुआ था कि मिस्टर आसिफ अली जरदारी इज द मोस्ट ऑनेस्ट पॉलिटिशियन इन पाकिस्तान, और ऑनेस्ट के इर्द सिंगल इन्वर्टेड कामास लिखे हुए थे। क्लियर हो गया? तो मैंने क्या कहा है कि ये आपके लिए अलाउ नहीं है तीसरा यूजेज। तो सिंगल, ये डबल ये इन्वर्टेड कोटेशन मार्क्स के 2 यूजेज हो, एक ये है कि व्हेन यू विल कोट समवन, और दूसरा डियर स्टूडेंट्स का यूजेज ये है कि व्हेन यू आर सपोज टू नेम द चैप्टर ऑफ सम बुक और द टाइटल ऑफ सम मैगजीन एज वेल, वो भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में आएगा, सॉरी डबल में। सिंगल में ने क्या कहा कि व्हेन देयर बी कोटेशन विद इन द कोटेशन, जब आप एक कोटेशन लिख रहे हैं उसके अंदर एक और कोटेशन है, एक चीज। और इसका दूसरा यूजेज ये है कि डियर स्टूडेंट, जब आप एलियन वर्ड्स यूज करेंगे। तीसरा यूजेज ये है कि जब, ये आपके लिए अलाउ नहीं है कि जब आप तंजन लफ्ज यूज करेंगे, तो तब भी हम इसका यूजेज करेंगे। क्लियर हो गया? अच्छा, अब एक चीज बीच में मैंने पीछे छोड़ी थी, वो था अगेन, उसकी सबसे ज्यादा गलतियां भी आपकी उससे की होती हैं। मैंने आपको ये छोड़े थे यूज ऑफ कैपिटल लेटर, कि कब आपने कैपिटल लेटर लिखना है और कब आपने स्मॉल लेटर लिखना है। माय डियर स्टूडेंट, पहला इसका यूजेज ये है, सबसे पहला, कि कैपिटलाइज द स्टार्टिंग अल्फाबेट ऑफ एवरी सेंटेंस। ये तो वैसे भी आपको पता है कि जब हम एक नया सेंटेंस लिखते हैं, तो नए सेंटेंस का हमेशा पहला वर्ड जो होता है ना, वो हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। कि पहला लेटर हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। देखा ना, यहां पे कैपिटलाइज का सी भी मैंने कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है। रूल नंबर 2 आपको याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया था। मैंने कहा जब भी आप टाइटल लिखते हैं, जब भी आप हेडिंग लिखते हैं, जब भी आप सब हेडिंग्स लिखते हैं, उनके तमाम के तमाम कीवर्ड्स जो है वो कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं। एक्सेप्ट, हम आर्टिकल नहीं लिखते, प्रीपोजिशन नहीं लिखते, हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखते, कंजंक्शन नहीं लिखते। इसके अलावा जितने भी वर्ड्स होते हैं, दे मस्ट बी रिटन विद द कैपिटल लेटर एज वेल। लेकिन पाकिस्तान इज रिच इन रिसोर्सेज, पाकिस्तान का पी कैपिटल वैसे भी रिच का आर किया, रिसोर्सेज का आर किया। तो मैंने क्या बताया, मैंने कहा व्हेन, जब भी हम कोई हेडिंग लिखेंगे, सब हेडिंग लिखेंगे, तो उनके तमाम के तमाम कीवर्ड्स जो है दे मस्ट बी रिटन विद द कैपिटल लेटर एज वेल। रूल नंबर 3 जो है, ये पता है आपको कि व्हेन एवर एंड वेयर एवर द प्रॉपर नाउन विल अपीयर। माय डियर स्टूडेंट, बेटे जिधर भी, जैसे भी, जिस भी जगह हमारा प्रॉपर नाउन आएगा, इट मस्ट बी रिटन विद द कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। ये देख लेना, माय ब्रदर वकास हु यूज्ड टू लिव इन मिडल ईस्ट, अबाउट द ओल्ड वेस्ट,
अबाउट द हार्ड फोर्ट कि जब भी हम प्रॉपर नाउन लिखेंगे, वेन एवर एंड वेयर एवर इट मस्ट बी अपीयर, इट मस्ट बी रिटन विद कैपिटल लेटर एज वेल। जिधर भी जहां भी होगा ये हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। लेकिन आपको पता है कि वही चंद एक प्रॉपर नाउन भी ऐसे हैं जो कि हमेशा कभी भी कैपिटल लेटर से नहीं लिखे जाते। आपने शायद पहली दफा सुना होगा कि वी हैव सम प्रॉपर नाउन, कि हमारे पास चंद एक प्रॉपर नाउन भी हैं, दे मस्ट बी रिटन, वो हमेशा स्मॉल लेटर से लिखे जाते हैं और कभी भी कैपिटल से नहीं लिखे जाते। आप एक जुमला लिखें, आप लिखें आई हैव बॉट एन एप्पल फ्रॉम द मार्केट, आई हैव बॉट एन एप्पल कॉमा सम बनानास एंड सम ऑरेंज फ्रॉम द मार्केट। मुझे बताएं आपने एप्पल, बनाना, ऑरेंज ये स्मॉल लेटर से लिखे हैं कैपिटल से? आपने यकीनी बात है स्मॉल लेटर से लिखे होंगे। हालांकि दे ऑल आर प्रॉपर नाउन बेटे, ये तो तमाम के तमाम प्रॉपर नाउन है, ये कॉमन नाउन है ही नहीं, तो क्यों लिखे हैं फिर? सो बेसिकली वी हैव सम कॉमन नाउन, हमारे पास चंद एक नाउन ऐसे हैं, हालांकि वो प्रॉपर नाउन है, लेकिन वो सारे के सारे नाउन जो है स्मॉल लेटर से लिखे जाते हैं, हम उन्हें कभी भी कैपिटल लेटर से नहीं लिखते। और वो कौन से हैं? हालांकि ये सारे के सारे प्रॉपर नाउन है। देखे ना, इसमें सबसे पहली चीज जो आती है नेम ऑफ डायरेक्शन साउथ वेस्ट, नेम ऑफ कलर्स प्रॉपर नाउन है, नेम ऑफ सीजन्स, नेम ऑफ हेवनली बॉडीज लाइक स्टार अर्थ प्रॉपर नाउन है सारे, नेम ऑफ वेजिटेबल एंड नेम ऑफ फ्रूट्स दे मस्ट बी रिटन विद अ स्मॉल लेटर, हालांकि ये प्रॉपर नाउन है। रूल नंबर 4, माय डियर फ्रेंड, जब भी आप डेज के नाम लिखते हैं, मंथ के नाम लिखते हैं, हॉलीडेज के नाम लिखते हैं, they also be written with a capital letter as well. Capitalize the name of days of the week, days of the month, and the holidays as well. My dear friend, जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट होते हैं, आपको पता है हिस्टोरिकल हिस्ट्री चीज तब बनती है, हिस्ट्री तब बनती है, सॉरी कोई चीज जब हिस्टोरिकल बनती है तो तब ऑटोमेटिकली प्रॉपर नाउन भी हो जाती है। देखो ना, हम लिखते हैं वर्ल्ड वॉर 2, स्मॉल कभी भी नहीं लिखते, इसको कैपिटल लेटर से लिखते हैं। सो कैपिटलाइज द नेम ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट, जितने भी हमारे हिस्टोरिकल इवेंट है ये भी हमेशा प्रॉपर नाउन से लिखे जाते हैं, कभी भी स्मॉल और किसी नाउन से नहीं लिखे जाएंगे। माडियासन, जितने भी दुनिया के मजहब और मजहब रिलेटेड टर्म्स हैं, लाइक मास्क है, इस्लाम है, क्रिश्चियन है, क्रिश्चियनिटी है, मुस्लिम है, हिंदू है, मैंने क्या रूल लिखा है? मैंने कैपिटलाइज द नेम ऑफ रिलीजन एंड ऑल द रिलीजियस टर्म, मजहब और मजहब रिलेटेड जितने भी टर्म्स होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से लिखी जाती हैं। आप अक्सर इवन पाकिस्तान अफेयर में भी मुस्लिम जो है ना एम स्मॉल लिखते हैं। माडियासन सीएसएस छोड़ें, किसी भी जगह मुस्लिम लिखना है तो मुस्लिम मस्ट बी रिटन विद अ कैपिटल लेटर एज वेल। माडियासन कैपिटलाइज द नेम ऑफ नेशन, बेटे कौमों के नाम, नेशनलिटीज के नाम, ज़बानों के नाम, वो भी हमेशा कैपिटल लेटर से। लेकिन कभी कभार फ्रेज होता है, फ्रेज का मैं लिखूं पाकिस्तान क्रिकेट टीम, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सिर्फ पाकिस्तान कैपिटल होगा, क्रिकेट टीम मस्ट बी रिटन विद स्मॉल लेटर एज वेल। देखना, सोमालिया, स्वीडिश, इंग्लिश, आयरिश स्ट्यू, जापानीज मैपल, ज्यूज हार्प, फ्रेंच हॉर्न, मैंने कैपिटलाइज द नेम ऑफ नेशन, nationalities, language, and word based on such words as well. My dear son, जब भी आप एकेडमिक कोर्सेस जो होते हैं, एकेडमिक कोर्सेस जितने भी आप लिख रहे होंगे उनके कीवर्ड्स जो हैं दे मस्ट बी रिटन विद द कैपिटल लेटर एज वेल। देखो ना, फॉर एग्जांपल मैं लिखूं ही इज डूइंग मास्टर इन मैथमेटिक्स, वैसे लिखूं ना ही इज सॉल्विंग मैथमेटिक्स प्रॉब्लम, तो मैथमेटिक्स का एम शुड बी स्मॉल। देखो ना, मैं पूरे का पूरा मास्टर इन मैथमेटिक्स। और आखिरी बात ये है कि आप जो ब्रांड्स के नाम होते हैं ना, ये सारे के सारे कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं। फोर्ड हो गया, एक्सफोर्ड हो गया, सुजुकी हो गया, कि जितने भी ब्रांड्स के नाम होंगे दे मस्ट बी रिटन विद द कैपिटल लेटर एज वेल। तमाम के तमाम ब्रांड्स के नाम कैपिटल लेटर से लिखे जाएंगे।
अब डियर स्टूडेंट हम इसकी चंद एक प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको कल ही बता चुका था कि जब इस पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तो कल भी मैंने आपको इसकी टाइम मैनेजमेंट बताई थी। माय डियर स्टूडेंट, इस पेपर की टाइम मैनेजमेंट ये है कि जब भी आप इस पेपर को करेंगे कि इस पेपर की जो टाइम मैनेजमेंट है, मैंने आपको शायद कल भी बताया था कि डियर स्टूडेंट नेवर स्टार्ट विद अगेन। बड़े जो कभी भी ये जो बड़े क्वेश्चन है उनसे स्टार्ट ना करें। मैं एक मिनट दोबारा आज बता देता हूँ। आपको पता है पहला क्वेश्चन तो वैसे भी आपका कंपल्सरी क्वेश्चन होता है, और वो पहला क्वेश्चन जो होता है वो सिनोनिम एंटोनिम्स का होता है। वैसे भी उसके लिए 20 मिनट का टाइम होता है, लेकिन जैसा जिसको आते होते हैं ना वो 15 मिनट 10 मिनट में भी ईमन कर लेता है, और आपको दूसरा पेपर भी मीनवाइल दे दिया जाता है, तो आप टाइम से पहले भी दूसरा पेपर स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने ये आपके सामने एक मिनट स्क्रीन पे ले आता हूँ। आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस टाइम मैनेजमेंट। मैंने इस टाइम मैनेजमेंट पे आपके साथ बात की थी। ये आपकी टाइम मैनेजमेंट है। माय डियर स्टूडेंट, वैसे भी पहला क्वेश्चन जो है ना ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये 9 o'clock शुरू होगा, 9:20 तक आप इसको लेके जाएंगे, लेकिन जिसको आता होता है वो 9:10 9:15 तक भी इसको कंप्लीट कर लेता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट वैसे टेक्निकली तो पेपर को क्वेश्चन नंबर 2 प्रेस ही होता है, बट यू आर नॉट सपोज टू अटेम्प्ट द प्रेस सी। आप क्वेश्चन पे भी मीन के आंसर शीट पे भी लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, और नीचे कोई जरूरत नहीं है पूरे के पूरे रिपीट करने की, सिंपल लिखें स्टेटमेंट का आंसर। अब पहले अगेन आपको सेकंड क्वेश्चन हमेशा करेक्शन और नरेशन करना चाहिए। इन पे हार्डली 20 मिनट लगते हैं। मैं कहता हूं 20 मिनट भी नहीं लगते, कम टाइम लगता है। अब लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है, फॉर एग्जाम्पल करेक्शन में नंबर 1 आता है, नंबर 2 नहीं आता, नंबर 2 को स्किप करना चाह रहे हैं, नंबर 3 करना चाह रहे हैं, तो इसको नंबर भी आप नंबर 3 देंगे। और ये नहीं करना कि ऊपर इनकरेक्ट लिखो नीचे करेक्शन लिखो, सिंपल आंसर्स लिखो। इस तरीके से नंबर 4 नहीं आता, नंबर 5 आता है, तो उसका नंबर जो लिखोगे वो भी नंबर 5 लिखोगे। तो इसमें हार्डली 20 मिनट्स लगेंगे। इसके बाद जो है बेटा नेक्स्ट जो है अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये पेयर ऑफ वर्ड्स और ईडियम का क्वेश्चन है। इसमें भी हार्डली अगेन आपके 20 मिनट्स लगेंगे मेरे ख्याल में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है डियर स्टूडेंट वो फिल इन द ब्लैंक्स होता है। कभी प्रीपोजिशन होती है, कभी एनालॉजी होता है, कभी टेंसेस होते हैं। इसके लिए मैंने आपको 10 मिनट दिए, लगता भी 10 मिनट है। थर्ड लास्ट क्वेश्चन जो है ना वहां आपको ट्रांसलेशन करेंगे। मैंने वैसे आपको 25 मिनट्स लिखे हैं, 20 मिनट्स में भी हो जाता है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो है ना ये रीडिंग कम्प्रीहेंशन है, इसके लिए मैंने आपको 40 मिनट्स दिए हैं। और आखिरी क्वेश्चन जो है डियर स्टूडेंट दिस इज प्रेसी राइटिंग, आखिरी करना है। वैसे यहां पे प्रेसी राइटिंग के लिए आपके पास जो टाइम बचा है ना, आपके पास टाइम बचा है 50 मिनट। वैसे मेरे ख्याल में और भी ऊपर वाले क्वेश्चन में कम टाइम लगता है कि ये इवन ये जो पेपर है ना इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन का, ये वो पेपर है जिसके अंदर आपका टाइम बच जाता है। टाइम एक्सीड कभी भी इसमें नहीं होता, इसमें तो टाइम बच जाता है, मीन के टाइम से पहले लोग अटेम्प्ट कर लेते हैं। और मैं एक चीज बता दूं बेटे, जो ईयर 2021 है ना इसमें ऐसे नहीं फेल होना, इसमें फेल इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन होती है। और वो तमाम के तमाम जो टेक्निकली साउंड होंगे, टेक्निकली मतलब क्या है, जो रट्टे वाली चीजें जिन्हें आती होंगी, जिनके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, जिनको वोकेबलरी आती होगी। मैं आपको बता चुका हूं कौन सी वोकेबलरी है, पेयर ऑफ वर्ड्स बता चुका हूं, ईडियम बता चुका हूं, करेक्शन पे बहुत डिटेल हमने बात की है, नरेशन पे बहुत डिटेल बात की है हमने, बहुत ज्यादा टेस्ट पंक्चुएशन पे बहुत ज्यादा डिटेल बात की है। आज मैं एक्सरसाइज भी आपको एक भेजूंगा, आप पिछले पेपर को अटेम्प्ट करें, अभी हम अटेम्प्ट भी करेंगे। अब आपके जितने चंद क्वेश्चन है ना, चाहे ऐसे रिलेटेड हैं चाहे इससे रिलेटेड हैं, पहले आप क्वेश्चन कर लें, देन अगेन मैं इसकी एक दो एक्सरसाइज करेंगे हम पंक्चुएशन की। आप एंड रेज करें मैं आपको आंसर्स देता हूं। चलें, कोई किसी को क्वेश्चन नहीं है डियर स्टूडेंट, आप मैं एकेडमी में डेली बेसिस पे अवेलेबल होता हूं, तो आप एकेडमी में भी आ सकते हैं, ठीक है। और सैटरडे संडे को किसी वक्त भी आपको टाइम मैं दे देता हूं, सैटरडे संडे का। बेटे सैटरडे संडे को आप आ सकते हैं 2 बजे से लेके 5 बजे के दरमियान में। ये फैसल क्वेश्चन करें। जी सर, मैंने थोड़ी क्लास लेट ज्वाइन की है सर। कामा अगर ब्रीफली वो मैं सुन रहा हूं आपको। जी सर, आवाज आ रही है मेरी? सर आवाज आ रही है मेरी? फैसल आपकी आवाज नहीं आ रही, 1 मिनट मुझे दें, 1 मिनट दें। जी सर।
जी आप बताएं फैसल, सॉरी मैंने वो साउंड क्लोज किया हुआ था, जी बताएं। ये अब आ रही है सर? जी बिल्कुल आ रही है। जी सर, ब्रीफली हाइफन एक्सप्लेन कर देंगे सर? हाइफन की मुझे समझ नहीं आई। मैंने कहा बेटे हैफन हैज टू यूजेज। हैफन का सबसे पहला यूजेज ये है कि जब आप कंपाउंड वर्ड लिखते हैं ना, कौन से वर्ड बेटे, कंपाउंड वर्ड वो होता है जो दो सिंगल वर्ड से मिलके बने। फॉर एग्जांपल जैसे सिस्टर अलग वर्ड है, इन अलग वर्ड है, लाज अलग वर्ड है। ठीक। और इसका दूसरा यूजेज ये है कि जब आप लिख रहे होते हैं ना और आपको बस ठीक। जगह नहीं बचती लाइन के एंड पे, तब भी आप इसको यूजेज कर सकते हैं। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। जी बेग साहब आप क्वेश्चन करें हनान। सर ये जो आपने टाइम मैनेजमेंट बताई है, इसमें आपने कहा कि सेकंड नंबर पे हमने करेक्शन एंड नरेशन करनी है। सर इसको हमने क्वेश्चन 2 नहीं मार्क करना, हम इसको क्वेश्चन 4 ही नहीं लिखेंगे बेटे, पेपर। जो एक्चुअल नंबर है वो क्वेश्चन लिखोगे। ठीक है सर। और सर सेकंड क्वेश्चन ये कि सर जो कॉम्प्रिहेंशन होती है उसमें क्वेश्चन होता है वर्ड्स के मीनिंग्स लिखने होते हैं। सर वो वर्ड की मीनिंग हमें उस वर्ड का एक्चुअल मीनिंग लिखना होता है या उस पैराग्राफ के कॉन्टेक्स्ट में जो जी मीनिंग बेटे, डालना होता उस पैराग्राफ के कंटेक्स्ट में। और आपको पता है सिनोनिम नहीं लिखना होता, उसको एक्सप्लेन करना होता है। सिनोनिम मुश्किल लिखना होता है, एक्सप्लेन करना आसान काम होता है। है? सर हमें 1 लाइन में एक्सप्लेन करना होता है। ये वन लाइन, दो वर्ड्स, तीन वर्ड्स, एक्सप्लेन करना आसान काम होता है एज कम्पेयर टू। अगर बेटे आपको सिनोनिम आता है तो लिख लो, लेकिन सिनोनिम होता नहीं है, मोस्टली आते नहीं होते, तो आप उसको एक्सप्लेन करेंगे और उस कंटेक्स्ट में, जिस कंटेक्स्ट में उसको यूजेज किया गया। ठीक है सर। सर थर्ड क्वेश्चन ये कि सर जो आपने अभी ऐसे नंबर 1 हमें चेक करके भेजा था, सर आपका स्टैंडर्ड आपने एफपीएससी स्टैंडर्ड रखा था या उससे भी मुश्किल आपका स्टैंडर्ड था? मैंने 100% एफपीएससी का स्टैंडर्ड रखा था। ठीक है सर। और सर लास्ट क्वेश्चन ये कि सर वो कल व्हाट्सएप ग्रुप में जो पोस्ट हुआ था कि ऐसे की डायमेंशंस, आप वो काइंडली डिस्कस कर दें। बेटे ऐसे के डायमेंशन ऑलरेडी हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, मैं दोबारा एक दफा आज बता देता हूँ, ठीक है? ठीक है, थैंक यू सर। मैं दोबारा बता देता हूँ, ठीक है? फैज आप बताओ, फैज नाजिम। सर अभी हमने वो पंक्चुएशन में कैपिटलाइज के जो रूल्स थे उसमें से एक रूल पढ़ी थी सर। वो था कि एकेडमिक डिग्री को हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। वहाँ पे हमने एक एग्जांपल देखी थी, मास्टर्स डिग्री, मास्टर्स इन मैथमेटिक्स, तो वहाँ पे हम मास्टर्स भी कैपिटल में लिखेंगे या मास्टर्स स्मॉल में लिखेंगे सर? बेटे मास्टर भी, क्योंकि ये पूरे का पूरा फ्रेज है ना, मास्टर भी कैपिटल लिखेंगे। ठीक है सर। ठीक है, मास्टर और ये दोनों कैपिटल में लिखेंगे। अच्छा तो ये तो आप क्वेश्चन करो। सर कल कोविड पे बात हो रही थी, कोविड की जो डायमेंशन है। बेटे देखो, कोविड की मोस्टली ना दो ही डायमेंशन है, मैं उन पे उन्हीं पे अभी वापस आ रहा हूँ। मैंने आपको याद होगा कि एजुकेशन की सारी डायमेंशन बताई थी, मैंने डेमोक्रेसी की सारी डायमेंशन बताई थी। बेटे कोविड जो है ना, कोविड की सिर्फ दो ही डायमेंशन है। इसकी सबसे बड़ी डायमेंशन ये है कि मैं आज कोविड रिलेटेड आपको टॉपिक भी भेजूंगा जिन पे आ सकता है। मेरे ख्याल में इसकी सबसे बड़ी डायमेंशन ये है कि सोशो इकोनॉमिक इंप्लीकेशन ऑफ कोविड-19। एक डायमेंशन ये है। जैसे इसकी दूसरी डायमेंशन ये है कि कोविड-19 हैज चैलेंज द रियलिटी ऑफ प्रोग्रेस इन दिस वर्ल्ड। हम जो समझ रहे थे ना हम दुनिया में बहुत तरक्की कर गए हैं, उसने हमारी रियलिटी जो है ना कि हमने कितनी तरक्की की है उसको चैलेंज कर दिया। तीसरी इसकी डायमेंशन ये है, द वर्ल्ड मस्ट वर्क ऑन नॉन ट्रेडिशनल थ्रेड्स। कि दुनिया जो है ना, जो ट्रेडिशनल तो यही है एक दूसरे के साथ वार। वो कहते हैं कि दुनिया को जो नॉन ट्रेडिशनल, जैसे कि ये कोविड आ गया है, इनके लिए रेडी होना चाहिए। तो ये तीन डायमेंशन है जिस पे आप काम करें। ये डियर स्टूडेंट आपके एक्सपेक्टेड टॉपिक आ सकते हैं। ये आपके स्क्रीन के सामने मैंने कुछ टॉपिक को ले आया। सबसे पहले है ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज एंड आवर प्रिपरेशन टू काउंटर इट। देखो आपको पता है कि कल भी यूके के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हो रही है और साउथ एशिया से सिर्फ पाकिस्तान को इनवाइट किया गया है कि साउथ एशिया को पाकिस्तान लीड करे। यह आ सकता है कि क्लाइमेट चेंज एंड आवर प्रिपरेशन
या ये भी आ सकता है क्लाइमेट चेंज इज द रियल थ्रेट फॉर द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ पाकिस्तान, मेकिंग ऑफ न्यू प्रोविंसेस इन पाकिस्तान चैलेंज एंड प्रॉस्पेक्ट, क्योंकि आपको पता है कि साउथ पंजाब पे आजकल बात, आधा साउथ पंजाब बन भी चुका है। राइट एंड माइनॉरिटीज इन पाकिस्तान इश्यूज एंड सॉल्यूशन, ये पिछले दिनों इस पे बहुत डिबेट हुई है। मेडिसिन 100% एजुकेशन पे ऐसे आएगा। डेमोक्रेसी में ऑलरेडी बता चुका हूं, ये ऐसे आएगा कि इमर्जिंग पावर ऑफ सोशल मीडिया। अच्छा, इसकी 3-4 डायमेंशन लिख लें। माय सर, सोशल मीडिया की पहली डायमेंशन ये है कि रोल ऑफ सोशल मीडिया फॉर गुड गवर्नेंस, और दूसरी ये है कि सोशल मीडिया इज प्रमोटिंग नेशनल डिसइंटीग्रेशन इन द कंट्री। देखो ना बेटे, हमारे यहां आर्मी में पहले तनकीद नहीं होती थी, तो सोशल मीडिया इज प्रमोटिंग डिसइंटीग्रेशन इन द कंट्री। ये भी आ सकता है कि सोशल मीडिया कैन ब्रिंग द नेशनल इंटीग्रेशन इन द कंट्री। Social media is a weapon to create the unrest in the society among the youth. कि सोशल मीडिया वो वेपन है, आपको तो नहीं पता होता ना कि आपके नाम से कोई हो सकता है इंडिया में एक फेक अकाउंट चला रहा हो, कि ये आपका मुआशरा जो है उसके अंदर अनरेस्ट क्रिएट करता है। ये जरूर आएगा 3 डायमेंशन कि सोशल मीडिया गुड गवर्नेंस, सोशल मीडिया डिसइंटीग्रेशन, सोशल मीडिया इज क्रिएटिंग अनरेस्ट इन द सोसाइटी, अनरेस्ट अमंग द यूथ। माय डियर फ्रेंड्स, ये 100% ऐसे आएगा कि इमेज ऑफ इस्लाम इन वेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मुस्लिम उम्मा। ये आपने देखे फ्रांस में, और कल भी फ्रांस के अंदर आपने देखे कुछ बम ब्लास्ट हुई हैं, और पाकिस्तान गवर्नमेंट का कल भी आपने स्टेटमेंट पढ़ी होगी कि पाकिस्तान इज थिंकिंग टू कंसल्ट द अदर मुस्लिम कंट्रीज टू बाइकआउट, डिप्लोमेटिक बाइकआउट ऑफ फ्रांस। माय डियर सन, शायद वाटर पे तो नहीं आएगा, वाटर इशू नहीं है, ये बेशक छोड़ दें। क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ यूनाइटेड नेशन क्यों आएगा? लाजमी आएगा। और आपको पता है क्या, WHO पे आएगा। आप देखें बेटे, WHO पे यूएस ऑब्जेक्शन रेज कर रहा था, वो कह रहा था कि ये चाइना की साइड ले रहे हैं। ये आएगा कि यूनाइटेड नेशन हैज फेल्ड टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन बीइंग फ्रॉम अनट्रेडिशनल थ्रेट ऑफ COVID-19। ये ऐसे जरूर आएगा, अर्बनाइजेशन एंड इट्स हैजर्ड्स, लाजमी आएगा। देखो ना, कराची के अंदर मिनी फ्लड आता है, लाहौर के अंदर स्मोक होती है, इस्लामाबाद के अंदर क्राइम्स बढ़ रहे हैं, तो ये बड़ा रिकमेंडेड ऐसे है कि अर्बनाइजेशन एंड इट्स हैजर्ड्स। ये भी बड़ा जरूरी है कि अकाउंटेबिलिटी रिड्यूस करप्शन एंड दिस ब्रिंग टू पीस, स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। ये हर साल आता है सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान। क्लियर होगा? इसके बाद जो नेक्स्ट है वो जेंडर इक्वलिटी पे आ सकता है। इससे भी ज्यादा ये आएगा डी ग्लोबलाइजेशन एंड इंपैक्ट्स ऑन मोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड। अब देखो ना, ब्रेक्सिट हो गया, पॉपुलिज्म, नेशनलिज्म। देखे ना, जब COVID-19 आया तो तमाम के तमाम ममालिक ने अपने बॉर्डर जो थे उनको प्रोटेक्ट कर लिया था। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्लेसिंग एंड कर्स। आपको पता है ईरान के अंदर पिछले दिनों एक साइंटिस्ट किल हुआ है या असैसिनेटेड हुआ है, और उसमें जो कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया है। यूथ पॉपुलेशन, इज इट अ डिविडेंड और बूम? Primary health care and poverty are the 2 main reason for COVID की डायमेंशंस मैंने बता दी हैं आपको। और ऑनलाइन एजुकेशन, ये डायमेंशन है। और इसको, और मैं कोविड की जितनी भी डायमेंशन है ना, आज आपके इस्लामोफोबिया, COVID-19, ये कुछ टॉपिक आज मैं आपको भेजूंगा।
ये फहीम बताएं। सर मैंने पूछना था एसएनसी के बारे में कि वो एक्सपेक्टेड है। क्या चीज? एसएनसी सिंगल नेशनल करिकुलम। यार वो है तो सही, लेकिन बेटे उस पे लिटरेचर अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। आप देख लो, है लिटरेचर अवेलेबल? सर कुछ एनालिसिस है, बहुत कुछ कम है, राइटर है ही नहीं, है ही नहीं। मार्केट देख लें बेटे, आपको सिर्फ ये आएगा क्या, ये क्या कहते हैं, वो एक नेशनल करिकुलम एक्टिविटीज वालों की कुछ थोड़ा बहुत लिटरेचर आएगा, और एक नेशनल एजुकेशन फ्रेमवर्क 2019 का है, उसमें आएगा। एक्सपेक्टेड है, लेकिन अवॉइड करें इससे। ओके सर। और सर आपने अभी बात की है कि 2021 में एसे का इतना नहीं है, कंपोजिशन का ज्यादा मुश्किल पेपर होगा। बेटे उसकी रीजन ये है कि सीएसएस का एक ट्रेंड चलता है कि एक साल वो एसे में ज्यादा लोग फेल करते हैं, एक साल कंपोजिशन में ज्यादा फेल करते हैं, और पिछले 2 सालों से एसे में फेल कर रहे हैं, कंपोजिशन में बड़े कम लोग। इस दफा तो बेटे यकीन जाने कंपोजिशन उन लोगों की पास हो गई है जिन्हें कुछ भी नहीं आता। अच्छा सर, ये ट्रेंड के लिहाज से मैंने देखा था कि जो ऑड नंबर में एसेज आ रहे हैं 2019, 2017 और अब जो 2021 है, तो उसमें एसेज मुश्किल, टॉपिक्स मुश्किल आ रहे हैं। नहीं बेटे, इस चीज से नहीं। आप 2015 में देख लें तो 15 में बहुत आसान टॉपिक आए थे, इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है बेटे। 2019 में तो यार आसान टॉपिक आए थे, कौन सा मुश्किल आया था? 2019 में तो बहुत आसान टॉपिक आए थे। मजा आया था हायर एजुकेशन इल एंड रेमेडीज, ग्लोबल वार्मिंग काज एंड कंसिक्वेंस, 19 में तो आसान टॉपिक आए थे। ठीक है सर, ओके सर। ये सादा बताओ। बिल्कुल पॉसिबल है, और आपके लिए बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल पॉसिबल है। देखो ना बेटे, आज अपने साथ आप सिलेबस देखो, सिलेबस देखोगे तो वहां लिखा हुआ है कि यू आर सपोज टू राइट, द एग्जामिनर में आस्क यू टू राइट 1 or 2 एसेस, और इंडियन सिविल सर्विस में हमेशा 2 आते हैं। जी, किसी और को कोई क्वेश्चन? तो डियर स्टूडेंट, आपने आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा चीजों की प्रैक्टिस करनी है, मुझे लिख लिख के चीजें भेजनी है, ठीक है? मॉक जरूर देने, सैटरडे संडे को आके आप एकेडमी में आकर डिस्कशन कर सकते हो। तो हम एक और क्लास इंशाल्लाह आने वाले दिनों में रखेंगे। मैं कोशिश करूंगा ताकि आपका फीडबैक रहता रहूं, आप पे थोड़ी सी अकाउंटेबिलिटी करते रहें। हम वीकली कभी कभार सैटरडे संडे को एक क्लास रखा करेंगे। ये अब्दुल्ला बताओ। सर वो हमारा एक मॉक चेक भी हो गया था, तो उस पर अगर डिस्कशन आप रख लें। मैं कोशिश करूंगा संडे को रख लूंगा, ठीक है? संडे को रख लेंगे। ओके सर, थैंक यू। ठीक हो गया? तो डियर स्टूडेंट, अब मैं आपको एक असाइनमेंट भेजूंगा, आपने वो अटेम्प्ट करनी है। वो क्या है? वो असाइनमेंट है, मैं आपको तमाम लोगों को कहूंगा डियर स्टूडेंट, पंक्चुएशन की बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज हैं हाई स्कूल रैंड एंड मार्टर में और इंटरनेट पे। तो मैं एक डॉक्यूमेंट भेजूंगा, आपने उसको पंक्चुएट करना है, नीचे उसके सोल्यूशन भी दिए गए हैं, रीजन भी दी गई हैं। तो होपफुली आपकी क्लासेस अच्छी रही हैं। सो सी यू माय डियर स्टूडेंट वेरी सून वंस अगेन एज वेल। ठीक है बेटा। पापा मुझे ऐसे चाहिए है पापा। हैमर चाहिए?